गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे बॉटनी की प्रथम यूनिट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उसका एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था। दूसरे चैप्टर के अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद के संरचना एवं परिवर्तन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू हो रहा है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर फीमेल गेमेटोफाइट का। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन। जिस तरह हमने नर युग्मकोद्भिद की बात की थी, उसमें नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया में हमने ये देखा था कि किस तरह परागकोश का निर्माण होता है। एंथर, जिसको अपन परागकोश बोल रहे हैं, उसके अंदर परागकण बनते हैं। परागकण उसके स्फुटन से बाहर निकलते हैं। परागकण फिर अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। वैसे ही अपने को मादा युग्मकोद्भिद की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। अब हमें ये तो पता है कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो जनन अंग होता है वो कौन है? पुष्प है। पुष्प आवर्तबीजी पादपों का जनन अंग होता है जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। पुष्प में नर और मादा जनांग होते हैं। अब से पहले जो हमने पढ़ा था वो सारा कौन सा पार्ट था? नर जनांग। अब हम पुष्प का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? मादा जनांग। अब अगर हम मादा जनांग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है। जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पुष्प के मादा जनांग को क्या कहा जाता है? गाइनोसियम या जायांग कहा जाता है। इसे इस तरीके से भी कहते हैं। अपन ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां जनरली ये बातें पहले करी नहीं थी। मैंने कहा भी था तुम्हारे को कि आगे ये सब चीजें हम विस्तार हुआ फिर पढ़ेंगे, उन्हीं को अपन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे नर भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, वैसे ही मादा भाग को क्या कहा जाता है? स्त्रीकेसर या जायांग। नर को कहते हैं एंड्रोसियम और मादा को कहते हैं गाइनोसियम। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये गाइनोसियम का है। पुष्प के अंदर हमारे को गाइनोसियम एक भी मिल सकता है और समूह के रूप में भी मिल सकते हैं। सामान्यतः अपन जब भी अध्ययन करते हैं मादा जनांग का तो गाइनोसियम एक सिंगल गाइनोसियम के आधार पर ही अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। जैसे इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है और पूर्व के चैप्टर में भी मैंने ये चीज़ बताई थी। इसको देखते ही आपको ये पता लग गया कि यार ये वाला जो पार्ट है ये मादा पार्ट है जिसको अपन जायांग बोल रहे हैं। कार्पल की संरचना है, इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। वर्तिकाग्र जहाँ पर परागकण पहुँचते हैं, पहले बात हुई थी अपनी। स्टाइल यानी वर्तिका, इसके अंदर से परागनलिका अंकुरों के बाद परागनलिका आगे वृद्धि करती हुई बढ़ती है और ये फूला हुआ भाग अंडाशय या ओवेरी, इसी के अंदर क्या है? बीजांड। उसी बीजांड में किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। देखो, उसके मादा जननांग को क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। उसका मादा जननांग कौन है? जायांग। जायांग की इकाई मतलब जायांग कई सारे अंडक या कई सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जायांग की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है। प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? अंडक। जायांग की इकाई को अंडक या कार्य कहा जाता है। इसको अंडक को गुरु बीजाणुपरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणुपरण या मेगास्पोरोफिली। ये जो वास्तव में अंडक है ये पर्ण का ही रूपांतरित होती है। अंडक एक रूपांतरित पर्ण है जो बीजाणु को धारण करती है। रूपांतरित पर्ण अंडक ही किसको धारण करती है? बीजाणु। मतलब अंडक वास्तव में क्या है? एक पर्ण का रूपांतरण है जो किसके लिए रूपांतरित होती है? बीजाणु धारण करने के लिए रूपांतरित होती है। अंडक के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। ये जो आपको कार्बन की संरचना नजर आ रही है इसमें कितने भाग हैं? मुख्य 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। पहला पार्ट हो गया वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसके नीचे लंबी जैसी नली जैसी संरचना नजर आ रही है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में पतली सी नली जैसी रचना है ना, इसको बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल। और इस लंबी जैसी नली के नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है, वर्तिका के नीचे वाला आधार का ये फूला हुआ भाग, इसको बोलते हैं अंडाशय या ओवेरी। वर्तिकाग्र इसके 3 भाग हुए। अंडक का स्वतंत्र सिरा जो परागकणों के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी पतली समान रचना, नली समान, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नली समान रचना को क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है, जो डायग्राम में आपको दिखाई देती है।
अंडक का आधार या फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? ओवेरिया अंडाशय कहलाता है। ये वाला पार्ट बता दिया अभी, ये वाला पार्ट ओवेरिया अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर एक अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती हैं। अंडाशय के अंदर अगर हम अंडाशय की टीएस लेके देखेंगे ना, तो उसमें हमारे को अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं छोटी छोटी अंडाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें बीजांड कहा जाता है। ओव्यूल जिसको हम बोल रहे हैं, इन्हें गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। इस बीजांड के अंदर ही मादा युग्मोद्भिद मिलेगा अपने को। क्या बोलते हैं इनको? गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं। ये जो संरचना में आपको नजर आ रही है, ये अंदर संरचना, ये तो ओवेरी होगी। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओवेरी। ये नीचे थैलेमस है। ये सब चीजें नर भाग, मादा भाग, ये सारी बाह्य दल दल सब थैलेमस पे तो निकलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये है बीजांड या ओव्यूल है। इसी के अंदर मादा युग्मोद्भिद बनेगा। बीजांड एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर अपन ऐसे अंडाशय की संरचना माने ना इस तरह से, तो इसके अंदर ये देखो, इस तरह वाली संरचना एक से ज्यादा अपने को क्या लगे मिल सकेंगे? बीजांड इस तरह हमारे को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसे एक से ज्यादा। ठीक, इसकी बातें भी अपन आगे करेंगे, आगे ये भी टॉपिक आगे लेंगे। अब हम बात करते हैं, प्रत्येक बीजांड एक वृत्तनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भीतरी सतह प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांड अंडाशय की भीतरी सतह पर जुड़ा होता है। एक वृत्तनुमा संरचना होती है, जिसको बीजाणु ग्रंथ भी बोलते हैं। ठीक है, उस बीजाणु ग्रंथ या फ्यूनिकल की सहायता से किससे जुड़ा होता है? बीजांड ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा है नहीं, ये देखो, ये ग्रंथ ऐसी संरचना है, इसकी सहायता से अंदर जुड़ा हुआ होता है अंडाशय की भीतरी से। फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल, इसे अपन क्या बोल रहे हैं? बीजाणु ग्रंथ। फ्यूनिकल या बीजाणु ग्रंथ से बीजांड जिस स्थल पर जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम। यहाँ देखो इस डायग्राम में देखो, हालांकि अपन बीट ओव्यूल या बीजांड के स्ट्रक्चर के आगे जस्ट इसी के आगे अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें चीजें स्पष्ट देखने को मिलेंगी। फिर भी मैं आप बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये बीजांड ग्रंथ है। ठीक है, और इस बीजांड का जो मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ के जिस पार्ट पर जुड़ा होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं इसे? नाभिका या हाइलम बोलते हैं इसे। ये देखो, जिस स्थल पर जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। अरे ये बीजांड की मुख्य बॉडी होगी, और ये कौन है? बीजांड ग्रंथ। ठीक है, तो मुख्य शरीर बीजांड का शरीर बीजांड ग्रंथ पर जिस बिंदु पर जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका। अब अपन बात करते हैं, कभी कभी बीजांड ग्रंथ के जुड़ने के स्थल पर उभारनुमा संरचना पाई जाती है। बीजांड ग्रंथ पर जो बीजांड का मुख्य शरीर जुड़ा हुआ होता है, तो बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल के जुड़ने के स्थल पर उभारनुमा संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? रेफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ। इसको अपन आगे बीजांड की संरचना के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सामान्य बात। अब अपन बात करते हैं, देखो हमें बात करनी है मादा युग्मोद्भिद की। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में वही तो भाग लेगा, इसलिए अपन ने शुरुआत यहाँ से की। अब सबसे पहले जैसे हमने स्टिग्मा, स्टेम, ओवेरी के बारे में तो पहले भी पढ़ा है, फिर एक बार हमने देख लिया, एक बार ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है, जायम के पार्ट है सब। अब बात कर रहे हैं, देखो हमें ये तो ओवेरी, ओवेरी के अंदर ये कौन है? बीजांड, ओव्यूल। और बीजांड के अंदर कौन होता है? मादा युग्मोद्भिद इसके अंदर बनेगा। तो अब सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें बात करनी है इस बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना के बारे में बात करनी है, फिर हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकारों के बारे में। ठीक है, उसके बाद बीजांड के प्रकार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह बीजांड के अंदर एक एम्ब्रियो से या भ्रूणकोश का निर्माण या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो अब अपना जो अगला ये जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो शुरू करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड की संरचना। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एक बीजांड की संरचना की बात करते हैं। देखो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये एनाट्रोपस या प्रत्येक प्रकार के बीजांड की संरचना का डायग्राम है। हम आगे पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार, उन्हीं में से हम एनाट्रोपस प्रकार का एक बीजांड पढ़ेंगे। अभी हम बीजांड की संरचना समझने के लिए एनाट्रोपस या प्रत्येक प्रकार के बीजांड को काम में लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हम बीजांड की जो संरचना देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट बीजांड ग्रंथ है। इसको कहा जाता है फ्यूनिकल या बीजांड ग्रंथ कहा जाता है। बीजांड ग्रंथ के अंदर हमारे को सेमन उत्तक या सेमन रज्जु देखने को मिलेंगे, इनका भी एक काम है अलग से। ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये संरचना डायग्राम में ये बीजांड द्वार है। बीजांड ग्रंथ पर ये बीजांड का मुख्य शरीर है, ये पूरी की पूरी मेन बॉडी है बीजांड की। तो बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ पर जिस जहां जुड़ा होता है उस वाले भाग को इसे कहते हैं नाभिका या हाइलम।
या नाभिका। ये जो सबसे बाहर की ये जो लेयर अपने को नजर आ रही है, ये लेयर इसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटुगमेंटम। इसके नीचे एक और लेयर है अध्यावरण की, उसे कहते हैं आंतरिक अध्यावरण या इनर इंटुगमेंटम। अध्यावरण के नीचे हमारे को ये द्विगुणित कोशिकाओं का समूह देखने को मिलेगा। इस ऊतक को कहते हैं अपन बीजांडकाय, न्यू सेल्स। बीजांड द्वार के विपरीत वाला ये जो सिरा है इसे कहा जाता है निभाग या शैलेजा। कभी कभी हमारे को जो बीजांड ग्रंथ है उसके ऊपर उभार जैसी अतिवर्धी भी देखने को मिले, जिसे कहते हैं संधि रेखा या रेफ। तो ये बीजांड के मुख्य भाग, बीजांड की संरचना में हमें ये सब चीजें देखने को मिली। जब भी हमें कभी बीजांड की संरचना की बात करनी हो तो हमें इन सब का पता होना चाहिए कि भाई बीजांड ग्रंथ की सहायता से अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांड में ये जो आपको यहाँ वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये छिद्रनुमा, या इस वाले पार्ट को बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार के विपरीत से वाला ये जो भाग है इसे शैलेजा कहा जाता है। बीजांड के इस आवरण को इंटीग्युमेंटम या अध्यावरण कहते हैं, जिसकी दो लेयर होती हैं, इनर और आउटर। अध्यावरण के नीचे कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक बनाते हैं, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। और इसके अंदर ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये वाली संरचना, इसे कहते हैं भ्रूणकोश। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और ये मुख्य 7 कोशिकाओं वाली अवस्था है, जिसमें हमारे को 3 और 3 6 और 2 8 केंद्र देखने को मिलेंगे। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकों वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और यही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया को ये अपन समझ रहे हैं। ये कैसे बनता है? तो ये बनता किसमें है? बीजांड के अंदर बनता है। इसलिए पहले हम बीजांड की संरचना और उसके प्रकार ये सब पढ़ लेते हैं। प्रकार इसलिए पढ़ रहे हैं जो अपने सिलेबस का टॉपिक है। बाकी बीजांड के अंदर जो युग्मकोद्भिद बनता कैसे अपने को मुख्य, ये अपना सबसे मेन टॉपिक है। ठीक है, अब इसकी संरचना को अपन कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं। देखो, बीजांड अंडाशय में स्थित होता है। बीजांड किसमें स्थित होता है? अंडाशय के अंदर। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये बीजांड की संरचना है। या थोड़ी देर पहले अपन ने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर अपन ने इस तरह से ओवेरी बनाया था। तो ओवेरी के अंदर ये वाली जो संरचना में देखने को मिल रही है, ओवेरी के अंदर ये संरचना देखने को मिल रही है ना, ये संरचना बीजांड है। तो बीजांड किसमें स्थित होता है? अंडाशय में स्थित होता है। बीजांड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और अंडाशय में बीजांड एक भी हो सकता है। अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था को कहते हैं प्लेसेंटिनेशन, बीजांडान्यास। बीजांडान्यास कहा जाता है अंडाशय के अंदर अगर बीजांड एक से ज्यादा है तो सही तरीके से क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। तो बीजांडों की जो अंडाशय में व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं प्लेसेंटिनेशन। बीजांड अंडाकार, अगर बीजांड को अंडाशय के अगर टीएस लेके देखेंगे तो अंडाशय के चैम्बरों में या कोशिकाओं के अंदर हमारे को जो बीजांड भरे हुए नजर आएंगे, ये अंडाकार या गोलाकार संरचना के रूप में अपने को देखने को मिले। अंडाशय में बीजांड एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये जो बीजांड ग्रंथ है ना, ये अंदर अंडाशय की तरफ एक गद्दी जैसी संरचना से जुड़ा होता है। ठीक है, उसी संरचना को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। उसे अप्राय प्लेसेंटा कहा जाता है उस संरचना। बीजांड ग्रंथ की उभार जैसी रचना को क्या कहा जाता है? संधि रेखा या रेफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि रेखा या रेफे। ये बीजांड ग्रंथ की उभार जैसी संरचना है। इसको मैंने यहाँ पर ये ऐसे मार्क सा करके दिखाया है। कभी कभी बीजांड ग्रंथ पर अपने को उभार सा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं संधि रेखा। बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्र पर जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका। ये देखो, ये जो नाभिका वाला पार्ट है कौन सा है? ये, इसको मैंने यहाँ पर ये मार्क किया डायग्राम में। ये वाला जो पार्ट अपने को देखने को मिल रहा है ना, ये नाभिका वाला पार्ट है। बीजांड की जो मेन बॉडी बीजांड ग्रंथ पर जहाँ जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम इसको अगर पार्टों में डिवाइड करें और इसका एक एक पार्ट का अपना अध्ययन करना चाहें, देखो बीजांड ग्रंथ इसकी सहायता से अंडाशय में जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। सेवन रज्जु, ये एक प्रकार के पोषक रज्जु हैं जो इसको पोषक प्रदान करेंगे बीजांड ग्रंथ के साथ, यहाँ इसके अंदर लगे होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन हो गया? नाभिका। फिर हम इसके आगे और पार्टों का अध्ययन करें तो किसका करें? सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांडकाय की। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बीजांडकाय की। फिर हम बात करेंगे किसकी? अध्यावरण की। फिर हम बात करेंगे किसकी? निभाग वाले भाग और बीजांड द्वार वाले भाग की। और फिर हम अध्ययन करेंगे किसका? भ्रूणकोश का। तो बात करें बीजांडकाय या न्यू सेल्स क्या है? इसमें द्विगुणित सेल्स होती हैं। बीजांडकाय वास्तव में क्या है? द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होता है बीजांडकाय। बीजांडकाय की सभी सेल्स होती है ना, ये द्विगुणित होती है। ठीक है,
क्रोमोसोम के 2 सेट हर एक कोशिका में मौजूद होते हैं। तो हर एक सेल कैसी होती है? द्विगुणित या 2n सेल होती है। वास्तव में क्या है? एक प्रकार का पोषक या मृदुत्कीय उत्तक है। बीजांडकाय एक प्रकार का पोषक या मृदुत्कीय उत्तक है और उत्तक की मात्रा के आधार पर ये जो बीजांडकाय है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये जो बीजांडकाय अपने को नजर आ रहा है ये उत्तक की मात्रा के आधार पर अपने को 2 प्रकार का अलग अलग ओवल्स में देखने को मिलेगा। 2 प्रकार का, एक तो होता है स्थूल बीजांडकाय और एक होता है तनु बीजांडकाय। अगर बीजांड में बीजांडकाय की मात्रा ज्यादा है, बीजांड में अगर बीजांडकाय की मात्रा ज्यादा है तब तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थूल बीजांडकाय। और अगर बीजांड में बीजांडकाय की मात्रा कम है तब उसे क्या कहा जाएगा? तनु बीजांडकाय। तो बीजांडकाय कितने प्रकार का देखने को मिल सकता है? 2 प्रकार का, स्थूल और तनु। किसके आधार पर? बीजांडकाय की मात्रा के आधार पर। उसके बाद क्या है? देखो एक पॉइंट है बीजांडकाय चोंच, उसको मैंने वहां दर्शाया नहीं है, इसलिए नहीं दर्शाया। कभी कभार क्या होता है, कुछ कुल ऐसे होते हैं, कुछ पौधों के कुल ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो बीजांडकाय वाला पार्ट है ना, ये बीजांडकाय वाला पार्ट यूं वृद्धि करता हुआ इस बीजांड द्वार से बाहर निकल जाता है। अपने से दर्शाना चाहे ऐसे निकल कर क्या आ जाता है? ऐसे बाहर आ जाता है निकल कर, ऐसे चोंच के रूप में। बीजांडकाय बीजांड द्वार से बाहर निकलकर ऐसे चोंच के रूप में दिखाई देने लग जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांडकाय चोंच कहा जाता है, न्यूक्लियर बीक कहा जाता है। कुछ बीजाणुओं में बीजांडकाय उत्तक चोंच के रूप में बीजांड द्वार से बाहर आ जाते हैं। ये देखने को मिलेगा अपने को पोलिगोनेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पौधों के अंदर अपने को ये बीजांडकाय चोंच दिखाई दे। उसके बाद अब हम इसका अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उसके बाद एक अपना पॉइंट है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है? देखो, जब बीज का निर्माण होता है, जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है तो बीज के निर्माण के साथ साथ बीजांडकाय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बीज के निर्माण के साथ बीजांडकाय समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ उदाहरण बीजों के ऐसे हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जिनमें बीजांडकाय उत्तक उन्हीं बीजों पर एक पतली सी झिल्ली के आवरण जैसी रचना के रूप में हमें दिखाई देगा। बीजांडकाय नष्ट नहीं होगा, अपितु बीज पर एक पतली सी झिल्ली जैसे आवरण के रूप में हमें नजर आएगा। तब उसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। दोबारा ध्यान दो, ज्यादातर बीजों के अंदर या ज्यादातर बीजों के निर्माण के साथ बीजांडकाय क्या हो जाता है? समाप्त। लेकिन कुछ बीजों के उदाहरण ऐसे हैं जिनमें बीजांडकाय समाप्त नहीं होता, जबकि बीज के ऊपर एक पतली सी झिल्ली या आवरण के रूप में हमें दिखाई देगा। उसे क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म कहा जाता है। ये हमें मिराबिलस, चुकंदर और काली मिर्च के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद अपना जो बीजांड का अगला टॉपिक शुरू होता है वो है अध्यावरण या इंटेगुमेंटम। ये देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बीजांड द्वार की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात कर रहे हैं अध्यावरण की। ये जो पतली सी परत जो बीजांडकाय को चारों तरफ से घेरे रहती है, बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे रखने वाला सिर्फ बीजांड द्वार वाला भाग होता है ना, वही अध्यावरण नहीं होता, यहाँ पर अध्यावरण उपस्थित होता है। इसके अलावा संपूर्ण पूरे के पूरे बीजांडकाय पर किसका आवरण पाया जाता है? अध्यावरण का आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सृष्टात्मक परत है। ये बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे रहती है। कौन? इंटेगुमेंटम या अध्यावरण सुरक्षात्मक आवरण के रूप में ये काम करती है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन हमारे को देखने को मिलेंगी। इसकी मोटे तौर पर हमारे को 4 कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक तो है इसकी यूनिट टेक्निक कंडीशन। यूनिट टेक्निक कंडीशन का मतलब एक ही अध्यावरणीय अवस्था। अगर हम बात करें आधुनिक डाइकोट्स प्लांट्स की, जितने भी वर्तमान में आधुनिक डाइकोट्स प्लांट्स हैं, द्विबीजपत्री पादप हैं, उनके बीजांडकाय के चारों ओर अपने को सिर्फ एक ही अध्यावरण देखने को मिलेगी। एक ये 2 परतें लिखे ना अपने डायग्राम में, वैसे 2 परतें हमें देखने को नहीं मिलेगी। हर एक एडवांस कैटेगरी के डाइकोट प्लांट्स के अंदर जो बीजांड है उसके बीजांड के संरचना में हमें बीजांडकाय के चारों ओर एक ही आवरण देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को कहा जाता है यूनिटैग्रिक कंडीशन या एक ही अध्यावरणीय अवस्था। इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो है बाइटैग्रिक कंडीशन। इसके अंदर हमारे को एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर 2 परतें देखने को मिलेगी, एक बाहरी परत और दूसरी आंतरिक परत। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई द्विअध्यावरणीय अवस्था। अच्छा, ये हमें किसमें देखने को मिलेगी? जितने भी प्रिमिटिव और जितने भी मोनोकोट एक बीजपत्री प्लांट्स हैं उनमें हमें बाइटैग्रिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें एक आंतरिक होती है और एक बाहरी होती है। तो ये जो आंतरिक लेयर है ये पहले बनती है और उसके बाद ये जो बाहरी लेयर होती है अध्यावरण की, ये कब बनती है? बाद में। पहले कौन बनती है? आंतरिक, और बाद में कौन सी बनती है? बाहरी परत बनती है। इसकी जो तीसरी अवस्था है, अध्यावरण की अवस्था पढ़ रहे हैं। एक हमने बात की यूनिटैग्रिक कंडीशन की,
एक हमने बात की बायोटेक्निक कंडीशन की, तीसरी है एटेक्निक कंडीशन। अध्यावरणीय अवस्था, इसको क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय अवस्था। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? बीजांडकाय के चारों ओर अध्यावरण देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अध्यावरण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये हमें किसमें देखने को मिलेगा? इसके एग्जाम्पल लिखे मैंने, ओलेक्स, चंदन और लेरियंथस। इनके अंदर अगर हम बीजांडकाय के चारों ओर देखें तो हमें अध्यावरण देखने को ही नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई अध्यावरण की परत इस पे नहीं पाई जाती। ये एटेक्निक कंडीशन। और चौथी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि कभी कभी, वैसे तो इसकी 2 ही लेयर देखने को मिली, लेकिन कभी कभी हमारे को बीजांडकाय के ऊपर अध्यावरण की 3 लेयर भी देखने को मिल सकती है, अध्यावरण की तीसरी परत भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तीसरा अध्यावरण भी हो सकता है जो बीजांड के आधार से लेकर और शीर्ष तक फैला रहता है। ये देखने को मिलेगा हमारे को लीची के अंदर जो खाने योग्य भाग होता है ना, लीची का खाने योग्य भाग, वो तीसरा अध्यावरणीय है। और जंगल जलेबी या कीकर के अंदर श्वेत रचना के रूप में दिखाई देने वाली एक वृद्धि, वो वास्तव में क्या है? तीसरा अध्यावरणीय। इसके अलावा अगर हम बात करें अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक अपना बीजांड द्वार। अगर हम बात करें बीजांड द्वार की, देखो ये जो बीजांड की संरचना है, इसमें आपको ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये बीजांड द्वार है। यहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, मतलब बीजांड की संरचना में वह स्थान जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहा जाता है। तो अपन इसको ये कह सकते हैं, जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो बीजांड द्वार वाला जो भाग है, यही वो पार्ट है, इसको मैं यहां से समझाता हूं हमारे को। जैसे अपने पास ये बीजांड की संरचना है, ये इसकी एंटीपोडल सेल और ये न्यू सेल्स, ये इंटुगमेंटम का आवरण इसके ऊपर ऐसे। ये वाला जो बीजांड द्वार वाला पार्ट है, परागनलिका जब अंदर प्रवेश करती है ओवेरी में, तो ये बीजांड द्वार वाले पार्ट से ही इसमें प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। ये परागनलिका है, ये जो संरचना दिख रही है ये परागनलिका की संरचना है, जो परागकण के अंकुरण के संवाद बनेगी। तो ये बीजांड द्वार वाला पार्ट है, इधर से ही बीजांड के अंदर परागनलिका क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ठीक है, उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो है चैलेजा। अगला पार्ट कौन सा है? चैलेजा। चैलेजा ये वाला जो पार्ट है ये अपने को देखने को मिलेगा बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर। ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यू सेल्स, और इसके जंक्शन पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है निभाग या चैलेजा। तो अपन ये कह सकते हैं ये बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है। ये बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर होता है। ये बीजांडकाय उत्तक और अध्यावरण के जंक्शन पर पाया जाता है। बीजांडकाय उत्तक व अध्यावरण के जंक्शन पर स्थित होता है। बीजांडकाय उत्तक और अध्यावरण के जंक्शन पर ये क्या होता है? स्थिति। जो चैलेजा है इसका काम क्या है? वास्तव में चैलेजा ही किसका निर्माण करता है? ये अध्यावरण का निर्माण करता है, ये अध्यावरण का निर्माण करता है। इंटुगमेंटम का जो निर्माण होता है, इस निर्माण का इसको इंटुगमेंटम को बनाने का काम कौन करता है? चैलेजा ही करता है। उसके बाद अच्छा, अपन ने जो अभी डायग्राम बनाया था, यहाँ देखने की चीज ये कि मैंने पीछे अभी उसको वहां छोड़ दिया मैंने। एक पॉइंट है सेतु, जिसको अपन बोल रहे हैं, अपन बात करते हैं सेतु की। इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण बीजांड व्रंत या अपरा के द्वारा इनका निर्माण होता है। अपरा के द्वारा इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ऑब्ट्यूरेटर्स या सेतु जिसे हम कह रहे हैं, ये संरचना हमें यहाँ देखने को मिलेगी। इसका निर्माण बीजांड व्रंत या अपरा के द्वारा होता है। इसका काम क्या है? ये परागनलिका जो आगे अंदर इसके अंदर परागनलिका वृद्धि करती हुई इसके अंदर प्रवेश करेगी बीजांड के अंदर, तो परागनलिका को केमिकल गाइडेंस प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? ये परागनलिका को
ये परागनलिका को रासायनिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मार्गदर्शन देता है, केमिकल गाइडेंस। ये परागनलिका जब यूं वृद्धि करती है ओवेरी में प्रवेश करती है, या डायग्राम के समझे, जब परागनलिका यूं वृद्धि करती हुई अंडाशय के अंदर आने के बाद जब बीजांड में प्रवेश करती है, तो एग्जैक्टली यूं सीधी भी जा सकती थी, लेकिन इसको सीधी नहीं जाना होता है, यहाँ आकर इसको थोड़ा सा यूं घूम के और यूं बीजांड के अंदर प्रवेश करना होता है। तो बीजांड के अंदर प्रवेश करने के लिए जो इसका मार्गदर्शन करने का काम करता है वो कौन करता है? सेतु या ऑप्यूलेटर्स करते हैं। ठीक है, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? इनका निर्माण करता है या तो बीजांडवंत या अपराग के द्वारा इनका निर्माण होता है, और परागनलिका का मार्गदर्शन करने का ये काम करते हैं ताकि परागनलिका किसमें प्रवेश कर सके? बीजांड में प्रवेश कर सके। उसके बाद अब अगला जो टॉपिक अपना आता है, देखो अब से पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? अब से पहले हमने बात कर ली बीजांड ग्रंथि की, 7 रज्जु, बीजांड द्वार, नाभिका, आंतरिक अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, बीजांडकाय और निभाग। ये जो भारनुमा संरचना जिसको अपन रेप बोल रहे हैं, इसके बारे में भी अपन पढ़ लिया। अब अपनी जो अंतिम, इसका जो अंतिम टॉपिक बच गया वो बच गया भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। अब ये भ्रूणकोश वास्तव या एम्ब्रियो सैक वास्तव में क्या है? बीजांडकाय के अंदर दसी हुई संरचना है। इसका निर्माण कैसे होता है ये तो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं वास्तव में बीजांड की संरचना में भ्रूणकोश के अंदर धसा हुआ बीजांड में, बीजांडकाय के अंदर धसी हुई संरचना। अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो इसके अंदर हमारे को इस तरह 3 सेल, ये तो चैलेजा वाला पार्ट, ये चैलेजा वाला पार्ट है, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग कौन सा भाग है? चैलेजा वाला, चैलेजा वाला सिरा है, और इधर वाला जो सिरा है ये कौन सा सिरा है? बीजांड द्वार वाला सिरा है, ये बीजांड द्वार वाला भाग है। ठीक है, अब बीजांड द्वार वाले भाग और चैलेजा वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं इधर हैं और 3 ही कोशिकाएं इसमें हमारे को इधर देखने को मिलेगी। इस तरह से ये तीनों कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक हो गए, इसके मध्य में 2 ध्रुव केंद्रक होते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं हैं? प्रतिमुखी सेल्स, एंटीपोडल सेल्स इनको बोलते हैं। ये जो 2 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेल, ये दोनों कोशिकाएं, इन दोनों कोशिकाओं को कहा जाता है सहायक सेल। ये दोनों सहायक सेल हैं या इन्हें स्नेरगिल सेल भी कहा जाता है। ये जो कोशिका आपको नजर आ रही है ये है एग सेल। ये कौन सी कोशिका है? एग सेल, इसे अंड कोशिका भी कहा जाता है। ये जो आपको 2 केंद्र नजर आ रहे हैं बीच में, इन्हें कहा जाता है ध्रुव केंद्र। क्या कहा जाता है? इन्हें ध्रुव केंद्र कहा जाता है। ये सेंटर में मौजूद है दोनों केंद्र। अब इस तरह टोटल हमारे को इस संरचना में कितनी कोशिकाएं नजर आएंगी? इस संरचना में हमारे को 1 2 3 4 5 6 और 1 संपूर्ण कोशिका जिसमें ध्रुव केंद्र मौजूद है। इस तरह कितनी कोशिकीय अवस्था है? 7 कोशिकीय अवस्था। ये 7 कोशिकीय अवस्था वाली संरचना, और केंद्र कितने हैं इसमें? देखो हर एक कोशिका का एक केंद्रक है, 1 2 3 4 5 6 और 2 8, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकों वाली संरचना, 8 केंद्रकीय अवस्था वाली ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसी संरचना को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। ये बीजांडकाय के अंदर दसी हुई संरचना है जो हमें बीजांड में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हम बीजांड की संरचना में भ्रूणकोश को सीधा पढ़ रहे हैं भाई। बीजांड में हमें न्यू सेल्स के अंदर दसी हुई रचना भ्रूणकोश दिखाई देती है। इसका निर्माण कैसे होता है इसको आगे वाले टॉपिक में इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो ये 7 कोशिकीय अवस्था, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय की अवस्था वाली रचना जो हमें बीजांड के अंदर देखने को मिलेगी, इसे क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश, या यही क्या कहलाएगी? मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगी ये रचना, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेगी। अभी देखो इसके अंदर अपन ने यहाँ एग सेल की बात की ना। अब परागनलिका जैसे ही बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी तो परागनलिका के प्रवेश करने के अलग अलग मार्ग होते हैं, जिनको आगे टॉपिक टू टॉपिक अपन आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों सहायक कोशिकाओं के बीच में से प्रवेश कर सकती है, सहायक कोशिका और एग सेल के बीच में से प्रवेश कर सकती है। हो सकता है ये सहायक कोशिका को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसे भी प्रवेश कर सकती है। तो जब परागनलिका अंदर प्रवेश करेगी तो हमने पहले पढ़ा था ना, जहां नरयुग्मकोद्भिद की बात की थी, परागनलिका में कितने केंद्रक हैं? 2 नरयुग्मक हैं। ठीक है, ये दोनों नरयुग्मक यहाँ अंदर आ जाएंगे। एक नरयुग्मक इन ध्रुव केंद्रकों के साथ संलयित होगा और एक नरयुग्मक ये जो एग सेल का केंद्रक है इसके साथ एक नरयुग्मक का क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा। तो इस नरयुग्मक के और एग सेल के केंद्र के संलयन होने से तो क्या बनेगा? द्विगुणित जायगोट बनेगा जो आगे चलकर भ्रूण बनाएगा। और ये दोनों केंद्रक और दूसरा जो नरयुग्मक वाला केंद्रक था, इन तीनों के मिलने से क्या बन जाएगा? तीनों के मिलने से भ्रूणकोश बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा।
जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। इसकी बातें में हम विस्तार पूर्वक आगे करेंगे। अब इसी कारण तो ये कहा जाता है एंजियोस्पर्म का सबसे मुख्य लक्षण यही तो है भाई, डबल तो होता है फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, और ट्रिपल होता है फ्यूजन, यानी 3 केंद्रक एक साथ जुड़ते हैं और 2 बार निषेचन होता है, एक तो एग सेल और एक नर युग्मक का, और दूसरा जो फ्यूजन हो रहा है वो किसका हो रहा है, दोनों ध्रुव केंद्रक और दूसरे नर युग्मक का। ठीक है, उसके बाद अपना जो अगला टॉपिक शुरू होता है। इस तरह हमने ये क्या पढ़ा, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, इस तरीके से अपन ने। अब अपना जो इसी के क्रम में आगे अपने स्टेप बाय स्टेप लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपन सीधा अपन डायरेक्ट इसकी संरचना, ये भ्रूण कोश कैसे बन रहा है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने को बात करनी है किसकी, ओव्यूल के प्रकारों की। ये हमने जो बात करी थी वो एनाट्रोपस ओव्यूल था, एक प्रत्येक बीजांड की संरचना हमने पढ़ी है, लेकिन मुख्य जो हमारे सिलेबस में बीजांड दे रखे हैं वो 6 प्रकार के बीजांड दे रखे हैं। तो अब अपना जो अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांडों के प्रकार। तो अपन बात करते हैं बीजांडों के प्रकारों की। हाँ, तो अपन बात करते हैं बीजांड के प्रकारों की। अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य 6 प्रकार के बीजांड पढ़ेंगे। 6 प्रकार के बीजांडों में अपन सबसे पहला जो बीजांड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्थोट्रोपस, एक है रिजु बीजांड। इसी क्रम में अपन एक पढ़ेंगे एनाट्रोपस यानी प्रत्येक बीजांड, एक पढ़ेंगे हेमीट्रोपस या इसे हेमी एनाट्रोपस भी कहा जाता है, अर्ध प्रतीक बीजांड। एक बीजांड का प्रकार पढ़ेंगे हम एम्फिट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड, एक पढ़ेंगे हम कैमाइलोट्रोपस वक्र बीजांड, और एक पढ़ेंगे हम सक्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड। तो अपन मुख्य बीजांड के कितने प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, 6 प्रकार के बीजांड पढ़ने जा रहे हैं मुख्य अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड की बात करते हैं। इसे एट्रोपस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एट्रोपस बीजांड भी कहा जाता है। सबसे सरल प्रकार का बीजांड है ये, सबसे सरल प्रकार का बीजांड है, सबसे सरल प्रकार का बीजांड है, सबसे आदिम बीजांड भी यही है, इसे सबसे आदिम बीजांड भी कहा जाता है। तो हम जिससे ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड की बात कर रहे हैं, ये सबसे सरल, बहुत पहले से अपने इसको देखा गया है, तो सबसे सरल सबसे आदिम प्रकार का बीजांड है, और इसे एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस भी कहा जाता है। इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकदम सीधा बीजांड। ये बीजांड वर्ण पर एग्जैक्ट ऐसे सीधा रहता है, इसका बीजांड का जो मुख्य शरीर है ना, ये मुख्य शरीर बीजांड वर्ण पर बिल्कुल सीधा रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सीधा बीजांड भी कहा जाता है। इसमें देखने की चीज ये है, इसकी सबसे खास बात, ये बीजांड द्वार हो गया, ये वाला भाग हाइलम और ये वाला भाग चैलेजा। बीजांड द्वार, चैलेजा और हाइलम, देखो 6 प्रकार के जो बीजांड हम पढ़ रहे हैं, सबकी अलग अलग खास बात है। अपने को इस वक्र बीजांड, रिजु बीजांड की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर बीजांड द्वार, ये चैलेजा और ये हाइलम, तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। ध्यान दें, मैं यहाँ इसको लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हारे को इसको सुन के और स्वयं नोट करना होगा। इसमें बीजांड द्वार, चैलेजा और हाइलम तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। सबसे सरल सबसे आदिम प्रकार का ये क्या है, बीजांड है, इसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर यही बीजांड पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं एनाट्रोपस बीजांड। ये बीजांड का दूसरा प्रकार है। अभी कुछ देर पहले जो अपन ने पढ़ा था वो एनाट्रोपस बीजांड के बारे में पढ़ा था। देखो ये सीधा बीजांड है, जबकि इसमें क्या होता है, बीजांड वृंत पर जो बीजांड का शरीर है ये 90 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री पे, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण पर ये घूमकर क्या हो जाता है, बीजांड वृंत पर उल्टा हो जाता है। वो सीधा था, ये बीजांड वृंत पर ये वाला जो पार्ट है ये घूम गया, तो ये घूमने से ये ऐसे आ गया। ठीक है, बीजांड द्वार इसमें सीधे भी ऊपर था, इसमें बीजांड द्वार अपने को किधर नजर आ रहा है, नीचे की तरफ, और यहाँ इधर चलेगा, इसमें यहाँ था, यहाँ चलेगा कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये 180 डिग्री पर घूम जाता है, इसलिए इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सुने, हम प्रति बीजांड की बात कर रहे हैं। इसमें बीजांड का शरीर बीजांड वृत्त पर क्या होता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसकी वजह से इसका शरीर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है। अब होगा क्या, ये जो बीजांड द्वार है, दूसरी चीज देखो, बीजांड द्वार और ये हाइलम दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो प्रत्येक बीजांड के अंदर बीजांड द्वार और हाइलम दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। अच्छा, फिर भी अगर हम चैलेजा और बीजांड द्वार की बात करें, तो जैसे चैलेजा और बीजांड द्वार इसमें भी एक सिद्ध में थे, तो यहाँ पर भी हमारे को चैलेजा और बीजांड द्वार तीनों क्या करने पड़ेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, एक ही सिद्ध में देखने को, दोनों इसमें चैलेजा और बीजांड द्वार दोनों एक सिद्ध में देखने को मिलेंगे। यहाँ तो हाइलम, चैलेजा और बीजांड द्वार तीनों एक सिद्ध में थे, लेकिन यहाँ पर
बीजांड द्वार के हाइलम बीजांड द्वार के पास तो आ गया, लेकिन चैलेजा और इसकी सिद्ध में नहीं है, ये यहाँ है थोड़ा सा। चैलेजा और बीजांड द्वार दोनों इसमें क्या मिलेंगे अपने को, एक सिद्ध में या एक ही रेखा के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। ये सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, ये है जो बीजांड है ये भी सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। अच्छा, इसे प्रारूपिक बीजांड भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रारूपिक बीजांड भी इसे कहा जाता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म यानी लगभग प्रतिशत एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा। इसकी जो थ्योरी है ये आपको लिखनी पड़ेगी, ध्यान दें, आपको इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। बीजांड का जो शरीर है ये बीजांड ग्रंथ के, ये बीजांड का जो शरीर है ये बीजांड ग्रंथ पर 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है, शरीर उल्टा हो जाता है तो 180 डिग्री के कोण पे घूम के, इसलिए इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है। बीजांड द्वार और चैलेजा एक सिद्ध में होते हैं। 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में हमारे को ये देखने को मिलेगा, इसलिए इसे प्रारूपिक बीजांड भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल है इसके मटर, मालवेसी कुल के पौधे, मालवेसी कुल के पौधे, कंपोजिटी कुल के पौधे, मालवेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद अपन तीसरे बीजांड की बात करते हैं, वो है अर्धप्रतीक या हेमिट्रोपस बीजांड। तीसरा कौन सा है, अर्धप्रतीक या हेमिट्रोपस बीजांड है तीसरा। इसे हेमी एनाट्रोपस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, हेमी एनाट्रोपस बीजांड भी कहा जाता है। देखो हेमी एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस या अर्धप्रतीक बीजांड तीनों इसी के नाम है। अच्छा, इसमें क्या है, बीजांड का शरीर देखो, इसमें ये सीधा था, ये भी सीधा दिखाई दे रहा है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच की स्थिति हमें इसमें देखने को मिलेगी। ये 180 डिग्री पे घूमा था, लेकिन इसमें बीजांड का शरीर बीजांड ग्रंथ पर 180 डिग्री पे न घूम के 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर घूमने से इसका शरीर क्या हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षैतिज। इसलिए इसे कौन से प्रकार का बीजांड भी कहा जाता है, क्षैतिज बीजांड भी इसे कहा जाता है। इसे सीधा बीजांड, इसे उल्टा बीजांड, और ये इन दोनों के बीच का ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों का मध्यवर्ती बीजांड है। ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस दोनों का मध्यवर्ती बीजांड कौन सा है, ये हेमिट्रोपस या अर्धप्रतीक बीजांड, जो 90 डिग्री पे, जिसका बीजांड का शरीर वृंत पर 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्षैतिज बीजांड भी कहा जाता है। इसमें बीजांड द्वार एवं निभाग, देखो बीजांड द्वार ये दिखाई दे रहा है आपको, बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों इसमें एक सीध में हमारे को दिखाई देंगे। बीजांड द्वार और निभाग एक सीध में तो दिखाई देंगे, लेकिन बीजांड द्वार यहाँ है और हाइलम यहाँ है। इसमें हमने देखा था कि हाइलम वाला जो भाग है ये बीजांड द्वार के पास आ गया था, लेकिन इसमें बीजांड द्वार से हाइलम क्या होता है, दूर चला जाता है। बीजांड द्वार और चैलेजा तो एक सीध में रहते हैं, लेकिन हाइलम बीजांड द्वार से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। उसके बाद हम चौथे प्रकार के बीजांड की बात करते हैं। अपना जो चौथा बीजांड का प्रकार है वो है अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस बीजांड। अपना अनुप्रस्थ बीजांड, इसी क्रम में अपन बात करते हैं एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड की बात करते हैं। इस बीजांड में क्या क्या है, जो बीजांडकाय है उस बीजांडकाय में जो वक्रण होता है वो प्रभावशाली वक्रण होता है। तो बीजांडकाय में वक्र, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बीजांडकाय की संरचना, ये बीजांडकाय है, इसमें वक्रता आ जाती है और इसमें आने वाली वक्रता इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है कि बीजांडकाय और भ्रूणकोश, ये भ्रूणकोश है और ये बीजांडकाय है, तो बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों ही क्या हो जाते हैं, वक्रित हो जाते हैं, और दोनों वक्रित होकर घोड़े के जो नाल रोकते हैं घोड़े के, उसकी नाल का आकार ले लेते हैं। इसलिए इसे अनुप्रस्थ बीजांड को घोड़े की नाल का आकार का बीजांड भी कहा। देखो वक्रता आगे हमें वक्र बीजांड में भी देखने को मिलेगी, लेकिन वक्र बीजांड के अंदर सिर्फ बीजांडकाय में वक्रता देखने को मिलेगी, जबकि इसमें जो वक्रता है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, जो बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो भ्रूणकोश हमें नजर आ रहा है वो भी वक्रित और बीजांडकाय भी वक्रित, तो बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों के वक्रित होने के कारण इसे घोड़े के नाल के आकार का बीजांड भी कहा जाता है। इसमें जो बीजांड द्वार है, ये जो चैलेजा वाला पार्ट है, चैलेजा, ये चैलेजा वाला पार्ट है, ये और बीजांड द्वार दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिद्ध में स्थित होते हैं। बीजांड द्वार और जो चैलेजा वाला पार्ट है ये एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, और जो हाइलम है ये हाइलम यहाँ पर भी बीजांड द्वार के पास हमें देखने को मिलेगा। हाइलम वाला पार्ट क्या आ जाता है, बीजांड द्वार के पास आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है मीराबिलस और लेबना, ये हमें मीराबिलस और इसमें देखने को मिलेगा, लेबना में देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, थोड़ी इसकी आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसी के अनुसार नोट करनी है।
देखो जो वक्र बीजांड अनुप्रस्थ बीजांड बता रहा हूँ इसे एम्फिट्रोपस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसके बीजांड काय में वक्रता आ जाती है, उसके साथ साथ वक्रता का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि भ्रूणकोश भी वक्रित हो जाता है। भ्रूणकोश और बीजांड वक्रित होकर घोड़े की नाल की तरह हो जाते हैं, इसलिए इसे घोड़े की नाल के आकार का बीजांड भी कहा जाता है। बीजांड द्वार और चैलेला दोनों एक सिर में होते हैं और बीजांड द्वार हाइलम पास स्थित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैमाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड की बात करते हैं। इसमें जो बीजांड का शरीर है, ये जो बीजांड का शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये बीजांड का शरीर स्वयं पूरा का पूरा क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। और बीजांड काय के शरीर के वक्रित होने के कारण जो बीजांड द्वार है वो और चैलेला ये दोनों एक सीध में नहीं, दोनों क्या नहीं होते, एक सीधी रेखा में नहीं होते। और हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी बीजांड द्वार हाइलम के क्या आ जाता है, पास आ जाता है। बीजांड द्वार हाइलम के पास स्थित होता है। ये जो वक्रित बीजांड है इसका एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलेगा कैप्सेला। कैप्सेला जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, वक्रित बीजांड भी पाया जाता है। और क्रूसीफेरी कुल, जो क्रूसीफेरी कुल के जितने भी पौधे हैं, क्रूसीफेरी कुल के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, वक्र बीजांड पाया जाता है। मैं एक बार फिर सारों को एक साथ रिपीट कर दूंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे और इसको याद रखने में आसानी हो। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है अपना सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड, जो अंतिम पढ़ रहे हैं अपन। इसमें क्या है, देखो इसमें जो ये बीजांड ग्रंथ है, इस बीजांड ग्रंथ की पार्श्व में वृद्धि ज्यादा हो जाती है। बीजांड ग्रंथ की वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, बीजांड काय एक बार उल्टा होता है, फिर वापस घूमकर क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। मतलब जो बीजांड का मुख्य शरीर है, बीजांड ग्रंथ की वृद्धि के कारण एक बार उल्टा हो गया, तो उल्टा होते ही मतलब कितने डिग्री के कोण पे घूम गया, 180 डिग्री के कोण पे। लेकिन वृद्धि इतनी ज्यादा होती है कि उल्टे के बाद पुनः बीजांड है इसका शरीर घूम जाता है। ठीक है, इसका शरीर 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। और इसके चारों तरफ ये जो आपको संरचना देखने को मिल रही है, ये पूरी की पूरी संरचना किसकी है, बीजांड ग्रंथ की। तो इसके बीजांड के शरीर के चारों ओर बीजांड ग्रंथ की क्या बन जाती है, कुंडली बन जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुंडलित बीजांड भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखें, बीजांड ग्रंथ पर बीजांड का मुख्य शरीर एक बार उल्टा होने के बाद वापस क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, इसलिए इसके शरीर को 360 डिग्री पर घुमाव माना जाता है। और बीजांड ग्रंथ की बीजांड के मुख्य शरीर के चारों ओर क्या बन जाती है, कुंडली बन जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुंडलित बीजांड भी कहा जाता है। इसका जो अपने को एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है नागफनी। नागफनी क्या है इसका एग्जाम्पल। एक बार मैं सारों को रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट में ध्यान दीजिएगा। अपन 6 प्रकार के बीजांड पढ़ रहे हैं, एक बार ध्यान दो। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। सबसे पहले हमने जिस ऑर्थोट्रोपस की बात की उसे कहते हैं ऋजु बीजांड। क्या कहते हैं उसे, ऋजु बीजांड। सबसे सरल आदि प्रकार का बीजांड है, इसे एट्रोपस भी कहा जाता है। ये सीधा बीजांड है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में हमें ये देखने को मिलेगा। इसमें बीजांड द्वार, चैलेला और हाइलम तीनों ही क्या होते हैं, एक सिर में होते हैं, ये सीधा है। दूसरा जो हम प्रति प्रकार का बीजांड हमने पढ़ा वो उल्टा बीजांड है। इसमें बीजांड द्वार और हाइलम तो पास पास होते हैं और बीजांड द्वार और चैलेला एक सीध में होते हैं। और बीजांड ग्रंथ पर बीजांड का मुख्य शरीर 180 डिग्री के कोण पर घूमकर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसलिए इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है। सबसे प्रारूपिक बीजांड के रूप में भी इसे काम में लेते हैं, क्योंकि 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में यही पाया जाता है। इसके देखो इसके एग्जाम्पल है मटर, मालवेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। तीसरे जो प्रकार का बीजांड है अर्धप्रतिम बीजांड, इसे हेमिट्रोपस बीजांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, हेमिट्रोपस बीजांड भी इसे कहा जाता है। ये बीजांड इन दोनों बीजांडों के क्या है, मध्यवर्ती बीजांड है, क्योंकि इसमें बीजांड ग्रंथ पर जो बीजांड का शरीर है ये कितने डिग्री पर घूमता है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर घूमकर ये क्षैतिज हो जाता है। बीजांड का शरीर क्या हो जाता है, बीजांड ग्रंथ पर क्षैतिज होता है, इसलिए क्षैतिज बीजांड इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चौथे बीजांड की बात करते हैं, वो है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड में मैंने तुम्हें बताया कि जो इसमें वक्रता आ जाती है बीजांड काय में। बीजांड काय में वक्रता का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि बीजांड काय के साथ भ्रूणकोश भी क्या हो जाता है, वक्रित हो जाता है और भ्रूणकोश और बीजांड काय घोड़े की नाल की भांति दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसे घोड़े की नाल के आकार का बीजांड भी कहा जाता है। इसमें बीजांड द्वार और चैलेला दोनों एक सिर में होते हैं और बीजांड द्वार और हाइलम दोनों एक दूसरे के, या हाइलम बीजांड द्वार के या बीजांड द्वार हाइलम के क्या जाता है, पास स्थित होता है।
पांचवा जो हम पढ़ रहे थे वो है पढ़ापड़ में वक्र बीजांड। इसमें भी वक्रता दिखाई देती है, लेकिन जो बीजांड का शरीर है उस पूरे के पूरे शरीर में हमें वक्रता देखने को मिलेगी, लेकिन घूर्णकोश सीधा होगा। ध्यान दें, इसमें घूर्णकोश भी वक्रित हो गया था, लेकिन वक्र बीजांड में घूर्णकोश क्या होता है? सीधा। माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार और सेलेला दोनों एक सीध में नहीं होते, और हाइलम बीजांड द्वार के क्या आ जाता है? पास आ जाता है। उसके बाद यह छठा भी हमने कुंडलित बीजांड पढ़ा, जिसे सर्सिनोट्रोपस भी कह रहे हैं। इसमें भी हमें देखने को मिलेगा सेलेला और जो बीजांड द्वार है ये दोनों एक सीध में स्थित होते हैं, और जो हाइलम है वो हमें किसके पास देखने को मिलेगा? सेलेला वाले भाग के पास में देखने को मिलेगा। मतलब बीजांड द्वार सेलेला से दूर चला गया और बीजांड ग्रंथि की चारों तरफ क्या बन जाएगी? इसके कुंडली बन जाएगी, और 360 डिग्री एंगल पे इसका मुख्य शरीर बीजांड ग्रंथि पर घूम जाएगा। एक बार सीधा होके, एक बार उल्टा होके, और पुनः क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक में बीजांड के 6 मुख्य प्रकारों की बात की। अब जो अपना अगला टॉपिक शुरू होगा वो शुरू होगा, अब हम आगे वाले जो टॉपिक में बात करेंगे वो बात करेंगे प्रक्रिया। अब से अब अगला जो अपना टॉपिक शुरू होगा वो होगा गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया। गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया के द्वारा अब हम ये समझेंगे कि किस तरह एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण या मादा युग्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। दैट क्लियर? थैंक यू।